हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं विवेक कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने पीडब्ल्यू नर्सिंग वल्ला में। हमने लास्ट वीडियो में बात किया था, हमने इससे पहले जो बात की थी वहां हमने बताया था कि इम्यूनाइजेशन क्या होता है, इम्यूनिटी क्या होती है, वैक्सीनेशन क्या होता है और वैक्सीन कितने टाइप की होती है। 3 तरीके की वैक्सीन की हम लोगों ने बात की थी। लाइव वैक्सीन क्या होती है, किल्ड वैक्सीन क्या होती है और टॉक्सोड वैक्सीन क्या होती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, अब इसके आगे हम लोग बात करेंगे माइलस्टोन्स ऑफ इम्यूनाइजेशन, या मैं बोलूं कि जो डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स जो यहां से सवाल पूछे जाते हैं कि कब क्या क्या चेंजेस हुए, कब क्या क्या हुआ, उनकी बात करेंगे। तो हेडिंग डालिएगा इम्यूनाइजेशन या माइलस्टोन्स ऑफ इम्यूनाइजेशन की, इम्यूनाइजेशन में क्या क्या चीजें हुई है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यहां से सवाल बहुत सारे आते हैं। हेडिंग डाल लीजिएगा माइलस्टोन्स ऑफ इम्यूनाइजेशन। माइलस्टोन, माइलस्टोन ऑफ इम्यूनाइजेशन, माइलस्टोन ऑफ इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन में कब क्या हुआ उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। माइलस्टोन्स के बारे में हम लोग बातें करेंगे कि भैया कब क्या हुआ, सबसे पहले कौन सी वैक्सीन लगी, सबसे पहले क्या हुआ, उन सब की बातें हम लोग करेंगे। देखो इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बता रहा हूं बार बार कि यहां से सवाल आते हैं, सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले लिखिएगा ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो स्टार्ट हुआ था 1974 में स्टार्ट हुआ। सबसे पहला कौन सा, सबसे पहले लिखिएगा, सबसे पहला पॉइंट डालकर ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1974। सबसे पहले कौन सा स्टार्ट हुआ, ग्लोबल इम्यूनाइजेशन। सबसे पहले क्या हुआ, ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जीआईपी। और बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कब स्टार्ट हुआ, 1974 में, 1974 में। क्लियर है बात। चलिए अगली बात करेंगे हम लोग, जो सबसे पहली वैक्सीन बनाई, फर्स्ट वैक्सीन जो प्रिपेयर की थी वो कौन सी डिजीज की गई थी, स्मॉल पॉक्स की गई थी। फर्स्ट वैक्सीन प्रिपेयर्ड फॉर, सेकंड पॉइंट लिखिएगा, फर्स्ट वैक्सीन प्रिपेयर्ड फॉर विच डिजीज, प्रिपेयर फॉर विच डिजीज, स्मॉल पॉक्स। याद रखना सबसे पहले किस डिजीज के लिए वैक्सीन बनाई गई थी, स्मॉल पॉक्स के लिए बनाई गई थी। याद रखना स्मॉल पॉक्स। अच्छा, कब बनाई गई थी, 1796। कब बनाई गई थी, 1796 इन, लिखूंगा इसके बारे में, इन 1796 बाय, किसने बनाई थी, एडवर्ड जेनर ने, बाय एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले जो है वो टीका बनाया था, किसका, स्मॉल पॉक्स का, यूजिंग काउपॉक्स वायरस। काउपॉक्स वायरस को यूज करते हुए किसका टीका बनाया था, स्मॉल पॉक्स का बनाया था, यूजिंग, यूजिंग काउपॉक्स वायरस, यूजिंग काउपॉक्स वायरस। काउपॉक्स वायरस को यूज करते हुए क्या बनाया था, जो है वो टीका बनाया था। किसने, सबसे पहले किस डिजीज का टीका बनाया गया था, स्मॉल पॉक्स का बनाया गया था। देखो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले किस डिजीज का टीका बना, स्मॉल पॉक्स का। कब बना, 1796। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसमें होता है, बहुत बच्चे 1976 कर देते हैं, और 1976 नहीं है, सबसे पहला टीका बना था, सोच लो कितने साल पहले बना होगा, 1796, 1796 में। और किसने बनाया, एडवर्ड जेनर ने, किसका यूज करते हुए, यूजिंग काउपॉक्स, काउपॉक्स का यूज करते हुए बनाया था। क्लियर है बात। चलिए तीसरी बात करूंगा, थर्ड बात करूंगा आप लोगों से, तीसरी बात पर आता हूं मैं। थर्ड, तीसरी चीज देखिएगा, थर्ड बात करेंगे, एक सबसे पहले ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आया, उसके बाद में एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, ईपीआई। क्या आया उसके बाद में, क्या आया, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। थर्ड लिखिएगा, एक्सपेंडेड, एक्सपेंडेड प्रोग्राम, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। और बहुत पूछा जाता है, ईपीआई, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, क्या है इसका शॉर्ट फॉर्म, क्या है, ईपीआई। अब देखो ईपीआई के बारे में दो बात बताता हूं। जो एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन है, वो अगर वर्ल्ड वाइड बात करूं, सारे सब जगह वर्ल्ड वाइड बात करूं, तो कब स्टार्ट हुआ, 1974। वर्ल्ड वाइड कब स्टार्ट हुआ, 1974। और इंडिया में कब लागू हुआ, इन इंडिया 1978।
याद रखिएगा, अगर आपसे दो चीज पूछी जा सकती है, ईपीआई जो है अगर वर्ल्ड वाइड पूछा जाए कि भैया पूरे संसार में कब लागू हुआ, वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड बात करूं मैं, अगर सब जगह बात करूं, वर्ल्ड वाइड की बात करूं तो कब हुआ, 1978। और इन इंडिया, अगर इंडिया की बात करूं, इन इंडिया, इंडिया में बताऊं तो कब लागू हुआ, उल्टा लिख दिया, 1974 लिखना है यहां पे, 1974। और अगर इंडिया की बात करूं तो 1978, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1978। तो याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए ईपीआई की शुरुआत, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन की शुरुआत वर्ल्ड वाइड कब हुई तो 1974 में, और इंडिया में कब हुई तो 1978 में, जिसके अंदर एमएमआर को इंक्लूड नहीं किया गया था। इसके अंदर किसको इंक्लूड नहीं किया गया था, एमएमआर को इंक्लूड नहीं किया गया था। इंडिया के अंदर एमएमआर नॉट इंक्लूडेड, एमएमआर क्या है, मीजल्स मम्स रूबेला को इस प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया था, कि एमएमआर वैक्सीन नहीं लगाई गई थी, एमएमआर नॉट इंक्लूडेड। तो यह सवाल बहुत पूछा जाता है कि एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन में किस वैक्सीन को इंक्लूड नहीं किया गया था, तो याद रखिएगा एमएमआर, जो मीजल्स मम्स रूबेला है, उसको यहां पर इंक्लूडेड नहीं किया गया था। 3 सवाल अभी तक जो है हमारे सामने, 4 सवाल अब तक हमारे सामने हैं। पहला, ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है जीआईपी की शुरुआत कब हुई, 1974। दूसरा, सबसे पहला वैक्सीन किसने बनाया, स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन बनाया गया सबसे पहले। अगर बात करूं मैं, सबसे पहले किसकी वैक्सीन बनाई, स्मॉल पॉक्स की, कब बनाई गई, 1796 में। किसने बनाई, एडवर्ड जेनर ने, और किसका यूज करते हुए, यूजिंग काउपॉक्स का। अगली बात आपसे पूछ सकते हैं, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन की वर्ल्ड वाइड शुरुआत कब हुई, 1974, और इंडिया में शुरुआत कब हुई, 1978। क्लियर है, जिसके अंदर एमएमआर इंक्लूड नहीं किया गया था। तो अब तक क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जीआईपी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछ सकते हैं, जीआईपी के बारे में पूछ सकते हैं, फर्स्ट वैक्सीन कौन सी थी ये पूछ सकते हैं, कब बनाई गई, किस साल में ये पूछा जा सकता है, किसने बनाई ये पूछ सकते हैं, और किसका यूज करते हुए बनाई ये पूछ सकते हैं। उसके अलावा एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन वर्ल्ड वाइड कब लागू हुआ ये पूछ सकते हैं, इंडिया में कब लागू हुआ और इसमें क्या इंक्लूड नहीं किया गया था ये पूछ सकते हैं। क्लियर बात, यहां तक की बातें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी। अब आते हैं यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, पहले ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, फिर एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, अब आता है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, यूआईपी। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4 डाल लीजिएगा, पॉइंट नंबर 4 डाल लीजिएगा, ऑटोमेटिकली स्टार लग गया है तो इसका मतलब है इंपॉर्टेंट है। चलिए 4th पॉइंट डाल लीजिएगा, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम क्या है, शॉर्ट फॉर्म क्या है, यूआईपी। और ये बहुत पूछा जाता है। देखो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है, इसकी शुरुआत कब हुई, तो इसकी शुरुआत की अगर बात करें तो 1985 में, 19 नवंबर 1985 में, और किस कॉन्सेप्ट पर, ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ 6 किलर डिजीज पर इसको बनाया गया था। देखो कब हुआ, अगर बात करें तो 19 नवंबर 1985, किस पर, ऑन द बेसिस ऑफ 6 किलर डिजीज, किसके ऊपर बनाया गया था इसको, ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ 6 किलर डिजीज, 6 किलर डिजीज, 6 किलर डिजीज के ऊपर ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की सारे संसार में सब जगह जो है इस प्रोग्राम को फॉलो किया जाएगा। यूनिवर्सल प्रोग्राम है कि यही जो है, जैसे यूनिवर्सल बैच होता है ना कि सबके लिए लागू है, वैसे यूनिवर्सल प्रोग्राम की सबके लिए ये लागू होगा। और ये मेनली किसके ऊपर डिपेंडेंट था, ये 6 किलर डिजीज के ऊपर डिपेंडेंट था। क्लियर है बात। चलिए अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5, अगला पॉइंट देखो, ये माइलस्टोन से जवाब सवाल जरूर पूछा जाता है, माइलस्टोन से सवाल आता है, जीआईपी के ऊपर आता है, ईपीआई के ऊपर आता है। अगला यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, इसके ऊपर काफी सवाल आते हैं। नेक्स्ट आता है 1992 में, इन 1992 इम्यूनाइजेशन जो है वो किसके अंडर में हो गया, अंडर CSSM जो इम्यूनाइजेशन है। देखो 1992 में, इन 1992 इम्यूनाइजेशन जो है किसके अंडर में हो गया, इम्यूनाइजेशन
इन 1992 इम्यूनाइजेशन इज अंडर CSSM की इम्यूनाइजेशन अब किस विभाग के अंदर में आ गया? CSSM के अंडर में दे दिया गया। अभी CSSM क्या है देखो, चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड। चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड जो एक विभाग बनाया गया, उसके अंदर में पूरा जो है वो क्या दे दिया गया, उसके अंदर में पूरा इम्यूनाइजेशन दे दिया गया। तो CSSM की फुल फॉर्म अगर आपसे कोई पूछ ले तो भी आप लोगों को बतानी है, क्या है? चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड कि भैया बच्चे का भी, कि चाइल्ड बच्चे को भी बचाना है और मदरहुड जो माता है उसको भी हमको क्या करना है? सेफ करना है, सेफ मदरहुड। ये इसका नाम दिया गया है कि इम्यूनाइजेशन किसके अंडर में चलेगा? CSSM के अंडर में चलेगा। क्लियर बात? कब आया ये? 1992 में आया। उसके बाद में अगला अगर बात करूं तो 1997 में 15 अक्टूबर 1997 में CSSM को किस में कन्वर्ट कर दिया गया? RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, RCH के अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया गया। कब? 1997 में। पॉइंट नंबर 6 मैं पूरा अगर आपको बताऊं तो 15 अक्टूबर 1997 को इन 15 अक्टूबर, या डायरेक्ट लिखो 15 अक्टूबर 1997, पूरा लिखेंगे 15 अक्टूबर 1997, 1997 को क्या हुआ? CSSM जो है चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड जो था, CSSM कन्वर्ट कर दिया गया किसके अंदर? कन्वर्टेड इनटू RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ जो कमेटी थी, प्रोग्राम था, उसके अंदर कन्वर्ट कर दिया गया इसको। RCH के अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया गया। किसको? CSSM को कन्वर्ट कर दिया गया किसके अंदर? RCH। क्या भैया आपसे इसको क्या बोलेंगे? RCH बोलेंगे। अब RCH की फुल फॉर्म कोई पूछ ले तो याद रखना क्या है आपका? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। क्या है? रिप्रोडक्टिव लिख देना फुल फॉर्म अगर पूछ ले तो, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। कि अब CSSM को किसके अंडर में, या CSSM को क्या बोल दिया गया? अब RCH बोल दिया गया। तो बताओ वैक्सीन किसके अंडर में हो गई? अब वैक्सीन भी RCH के अंडर में आ गई। भैया पहले CSSM बोलते थे, वैक्सीन कौन करवा रहा था? इम्यूनाइजेशन जो है वो कौन करवा रहा था? CSSM। अब CSSM को किस में बदल दिया गया? RCH में। तो वैक्सीन भी अब किसके अंडर में हो गई? RCH के अंडर में हो गई। सीधी सी बात है। फिर क्या हुआ देखो, 15 अप्रैल 2005 को जो RCH है, RCH जो है इसको फिर से कन्वर्ट किया गया। जो वैक्सीन है, मैं बोलूं कि अब RCH से हटकर किसके अंदर आ गई? NRHM के अंडर में आ गई। 15 अक्टूबर या 15 अप्रैल 2005 की बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7 लिखिएगा। क्या हुआ? 15 अप्रैल 15 अप्रैल 2005, 15 अप्रैल 2005 को क्या हुआ भैया? 15 अप्रैल 2005 को जो वैक्सीन है वो किसके अंडर में हो गई? वैक्सीन को अब RCH के अंडर में थी, अब लेकिन RCH से हटाकर NRHM, नेशनल हेल्थ रूरल मिशन जो है, या NHM, नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर में कर दिया गया। किसके अंडर में कर दिया गया? NHM के अंडर में कर दिया। पहला NRHM ही बोलते थे, अब NHM बोलने लग गए, क्योंकि पहले स्टार्ट जो हुआ था ना वो NRHM, नेशनल हेल्थ रूरल मिशन के नाम से स्टार्ट हुआ था। NHM तो अब बोलते हैं, क्योंकि पहले NRHM हुआ, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, फिर NUHM हुआ, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, और फिर अब जो है दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं एक साथ क्या? NHM, नेशनल हेल्थ मिशन जो है बोला जाता है। तो पहले ये मैं बोलूं 15 अप्रैल 2005 को किसके अंडर में कर दिया गया? NRHM के। वैक्सीनेशन जो है वो किसके अंडर में आ गया? वैक्सीनेशन इज अंडर NRHM। किसके अंडर में आ गया? NRHM की फुल फॉर्म लिख लेना, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंडर में आ गया। अब इसको क्या बोलते हैं प्रेजेंट में? देखो NRHM चला 7 साल तक, 7 साल तक NRHM चला था, 2005 से लेकर 7 साल 2012 तक। फिर आया NUHM, नेशनल अर्बन रूरल हेल्थ मिशन चला,
NUHM, और नाउ व्हाट वी कॉल्ड इट्स, अब इसको NHM बोलते हैं। भले आप चाहो तो लिख सकते हो नाउ कॉल्ड NHM, नाउ कोल्ड NHM। अब इसको क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? NHM बोलते हैं। अब इसको याद रखना, अब गलती मत करना। NHM नेशनल हेल्थ मिशन बोलने लग गए अब। अभी जितनी भी भर्तियां होती है ना NHM के अंडर में तो होती है। आप देखो CHO, CHA, या उसके अलावा जो संविदा पर ये नर्सेज भर्ती हैं, इन सब की किसके अंडर में होती है? NHM के अंडर में ही होती है मोस्ट प्रोबेबली। तो देखो क्या क्या हुआ शुरुआत से। देखो सबसे पहले ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1974 स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद में फर्स्ट वैक्सीन जो है वो किसने प्रिपेयर की? स्मॉल पॉक्स की एडवर्ड जेनर ने 1796 में प्रिपेयर की काउपॉक्स का यूज करते हुए। फिर आया आपका एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, जो कब आया? वर्ल्ड वाइड 1974 में। इंडिया में बात करूं तो 1978 में, जिसमें MMR को इंक्लूड नहीं किया गया था। फिर आया आपका यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जो कब आया? 1985 में, जिसके अंदर 6 किलर किसके बेस पर था? ऑन द बेसिस ऑफ 6 किलर डिजीज। उसके बाद में क्या हुआ? 1992 में इम्यूनाइजेशन को किसके अंडर में दे दिया गया? CSSM के अंडर में। फिर 97 में क्या हुआ? CSSM जो है कन्वर्ट हो गया किसके अंदर? RCH के अंदर। और फिर 2005 में क्या हुआ? जो RCH है उससे वैक्सीनेशन को किसके अंडर में दे दिया? NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंडर में दे दिया गया। क्लियर है बात यहां तक की? चलिए अब आगे क्या हुआ। अब ये NRHM ने एक प्रोग्राम चलाया था। NRHM ने वैक्सीनेशन के लिए एक प्रोग्राम चलाया जिसका नाम था अम्ब्रेला प्रोग्राम। क्या नाम था? अम्ब्रेला प्रोग्राम के अंदर जो है वैक्सीनेशन किसके अंडर में दी गई? एक प्रोग्राम का नाम किया गया कि अम्ब्रेला प्रोग्राम की, ताकि जिस तरीके से अम्ब्रेला जो होता है बरसात से हमें बचाता है, उसी तरीके से वैक्सीन हमें हर डिजीज से बचा लेगी। तो उसका नाम क्या गया? NRHM ने एक लॉन्च किया। क्या लॉन्च किया? NRHM लॉन्च अम्ब्रेला प्रोग्राम। NRHM ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम था अम्ब्रेला प्रोग्राम। अम्ब्रेला प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया। तो ये याद रखना, ये पूछा जाता है कि अम्ब्रेला प्रोग्राम जो है वो किसने लॉन्च किया था? NRHM ने लॉन्च किया था। अम्ब्रेला प्रोग्राम, छाता जिस तरीके से बरसात से बचाता है, उसी तरीके से वैक्सीन, RELL है ना, RE भी लगा लेना, RELL, सॉरी, RELL। अम्ब्रेला प्रोग्राम जो है किसके अंडर में किया गया था? अम्ब्रेला प्रोग्राम NRHM के अंडर में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, 8वां पॉइंट देखते हैं। अब क्या हुआ? अब आया मिशन इंटेंसिफाइड। 2017 मैं बोलूं कि सॉरी 2014 में, पहले 2014 में मिशन इंद्रधनुष जो है लॉन्च किया गया JP नाटानी जी के द्वारा। पॉइंट नंबर कौन सा है? पॉइंट नंबर 8, 8वां पॉइंट। 8वां पॉइंट क्या है? पूरा डेट अगर आप लिखना चाहो तो पूरा लिख सकते हैं। दिसंबर 2004 पूरा था। 25 दिसंबर 2004 है ना? हाँ, 25 दिसंबर 2004 को जो है वैक्सीन किसके अंडर में किया गया? वैक्सीनेशन जो है वो किया गया मिशन इंद्रधनुष के अंडर में। किसके अंदर में आया? 2004 मिशन इंद्रधनुष का शुरुआत किया गया। मैं लिखूं 25 दिसंबर 2004 को क्या हुआ? 25 दिसंबर 2004 को कौन सा प्रोग्राम चालू किया गया? मिशन इंद्रधनुष, कि भैया रोगों से बचाना है। जैसे इंद्रधनुष होता है ना, ऐसे सुरक्षित 7 रंगों वाला, ऐसा है ना वैसा। तो मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष जो है वो लॉन्च किया गया। ये जो है किसके द्वारा किया गया था? JP नाटानी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। लॉन्च बाय JP नाटानी, लॉन्च बाय JP नाटानी जी के द्वारा इसको जो है वो लॉन्च किया गया था, बाय JP नाटानी। उद्घाटन करते ना वो किसके द्वारा किया गया था? JP नाटानी। ठीक है, तो यहां तक की 8वीं बात। 9वीं बात क्या हुआ? अब देखो मिशन इंद्रधनुष जो है इसमें कन्वर्ट किया गया इसको। अब आगे मैं बोलूं 2014 में, अच्छा 2004 लिख दिया, सॉरी 2014 लिखना था ना। हाँ, अरे सॉरी 2014 लिखना था, 2014 लिख लेना भाई लोगों ना। हाँ सॉरी, देखो यहाँ पे समझो ना भाई, 2005 में तो NRHM आया। NRHM ने जो है क्या किया? अम्ब्रेला प्रोग्राम किया। फिर NRHM कब तक चला? 2012 तक। और फिर 2014 में क्या आया? 2014 में जो है वो आया मिशन इंद्रधनुष, है ना। हाँ, थोड़ा सा एरर ध्यान रख लीजिएगा, गलती मत कीजिएगा, एक एक चीज को बहुत केयरफुली नोट कीजिएगा, प्लीज गलती मत करिएगा। अब क्या हुआ देखो, अब अगर बात करें 8 अक्टूबर 2017 को, 8 10
2017, 8 अक्टूबर 2017 को इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष जो है वो चलाया गया। क्या चलाया गया? मिशन इंद्रधनुष में फिर से परिवर्तन किया गया और अब क्या चलाया गया? इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष जो है इसका नाम क्या कर दिया गया? नया नाम क्या कर दिया गया? इंटेंसिफाइड मतलब परिवर्तित, इंटेंसिफाइड, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। कि भैया अब हमने इसमें कुछ परिवर्तन किया है, पहले इंद्रधनुष चलाया था हमने लेकिन अब कुछ परिवर्तन किया है, तो परिवर्तित इंद्रधनुष, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष, इंद्रधनुष जो है ये चलाया गया। कब ये चलाया गया? 8 अक्टूबर 2017 में मिशन इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष जो है वो चलाया गया। अभी भी इनका मन नहीं भरा, अभी भी कुछ परिवर्तन बाकी थे। दिसंबर 2019 में इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0 लॉन्च कर दिया गया। जैसे बैच करते ना, जैसे नाइटिंगेल बैच फिर 2.0 नाइटिंगेल ऐसे है ना, तो वैसे ही ये भी। तो अगला क्या किया गया? कोई भी बैच है ना, जैसे कुछ भी बात करें, कोई भी चीज होती है 2.0 से आईपीएल, आईपीएल 1, आईपीएल 2, आईपीएल 3 वैसे लॉन्च करते जा रहे हैं, तो वैसे ये भी लॉन्च करते ही गए। 2019 में, कब? दिसंबर 2019 में क्या होगा या क्या हुआ? देखो 10वां पॉइंट, दिसंबर 2019, 10 दिसंबर मत कर देना मेरे बच्चों इसको ना। दिसंबर 2019 में क्या हुआ? इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0 लॉन्च किया गया। कि भैया हमने फिर परिवर्तन किया है, वापस पढ़ो तुम इसको। तो क्या क्या किया गया? इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष 2.0 जो है लॉन्च किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां तक की बात उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी। यहां तक की बातें एक बार फिर से हम लोग आपको बताते हैं। देखो क्या क्या देखा हम लोगों ने अब तक हमने बताया सबसे पहले कि सबसे पहले क्या आया? सबसे पहले आया आपका GIP, ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। कब आया? 1974 में। फिर आया आपका कि भैया सबसे पहली डिजीज किसकी थी जिसके ऊपर वैक्सीन बनाई गई थी? स्मॉल पॉक्स। कब? 1796 में। किसने? एडवर्ड जिनर ने। कौन सा वायरस यूज किया था? काउपॉक्स का। फिर आया एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। कब आया? 1974 में। वर्ल्ड वाइड 1974 में। इंडिया में कब आया? 1978 में। MMR जो है इसमें इंक्लूड नहीं की गई थी। उसके बाद में आया यूनिवर्सल प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। कब आया? 19 नवंबर 1985 को। किसके बेस पर? ऑन द बेसिस ऑफ 6 किलर डिजीज की बेस पर। 1992 में इम्यूनाइजेशन जो है किसके अंडर में हुआ? CSSM के अंडर में हुआ। 1997 में CSSM कन्वर्ट हो गया RCH में। 2005 में RCH से फिर किस में जो वैक्सीनेशन कहां चला गया? NRHM में। कौन सा प्रोग्राम चलाया गया? अम्ब्रेला प्रोग्राम चलाया गया। उसके बाद में 25 दिसंबर 2014 को मैं बोलूं कि मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया गया JP नटानी जी के द्वारा। 2017 में जो है इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष, और 2019 में इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0 लॉन्च किया गया। ये सारी की सारी बातें बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बात इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हर बात यहां पर पूछी जाने वाली है, याद रखिएगा। हर चीज पर स्टार लगा लीजिएगा। हर चीज जो है वो इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत खास खास बातें, सारी इंपॉर्टेंट बातें जो है मैंने बता दी है। माइलस्टोन में इसके बाहर सवाल नहीं बनता है। माइलस्टोन्स में इसके बाहर कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, इस बात की पूरी गारंटी है। तो आप अगर इन 10 पॉइंट्स को याद कर लेते हैं तो आप ये मान के चलिएगा माइलस्टोन आपका बेसिक एकदम जबरदस्त हो जाएगा। कुछ भी नहीं है यार, रट रट लो यार। 10 पॉइंट है। कब कौन सा मिशन इंद्रधनुष, ये बस 10 पॉइंट है। रट दो यार, 5 मिनट लगेगी, फटाफट से रिवाइज कर दो। आगे तभी बढ़ना, मैं कह रहा हूं आगे अगला जब मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं उसको तभी पढ़ना जब आपको ये 10 पॉइंट याद हो जाए, तभी पढ़ना। इतने सा रिक्वेस्ट है, ठीक है। चलिए हेडिंग डालिएगा नेक्स्ट पॉइंट पर, और नेक्स्ट है कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। अब देखो क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है। हेडिंग डालिएगा कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। अब देखो हम क्या किस किस कंडीशन में वैक्सीनेशन जो है वो नहीं ले सकते। कॉन्ट्रा इंडिकेशन रिलेटेड टू वैक्सीनेशन, कि हम लोग किस किस कंडीशन में वैक्सीन जो है वो नहीं लगवा सकते हैं। हेडिंग डाल लेना कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ वैक्सीनेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस रिलेटेड टू वैक्सीनेशन। हेडिंग डाल लेना कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन रिलेटेड टू वैक्सीनेशन, रिलेटेड टू वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन से रिलेटेड कॉन्ट्रा इंडिकेशन है कुछ,
कि भैया हम लोग इस कंडीशन में ये वैक्सीन नहीं लगा सकते। देखो प्रेगनेंसी में ऑलमोस्ट सारी वैक्सीन जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। प्रेगनेंसी में क्या लगाते हैं, बस केवल टीटी लगाते हैं, टिटनेस टॉक्सोइड लगाते हैं, उसके अलावा वैक्सीन नहीं लगाई जाती ना। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात कर रहा हूं कि प्रेगनेंसी में ऑलमोस्ट सारी जो वैक्सीन है, लाइव वैक्सीन जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, केवल येलो फीवर को छोड़कर। येलो फीवर लगा सकते हैं अगर जरूरत है तो, बाकी उसके अलावा ऑलमोस्ट सारी जो लाइव वैक्सीन है वो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। मैं लाइव वैक्सीन बोल रहा हूं, मैं जो है आपकी किल्ड या टॉक्सोइड की बात नहीं कर रहा। टॉक्सोइड टिटनेस टॉक्सोइड लगाते हैं, याद रखना। पहला पॉइंट, ऑल लाइव वैक्सीन्स, पहला पॉइंट, ऑल लाइव वैक्सीन आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। पहला पॉइंट, ऑल लाइव वैक्सीन, ऑल लाइव वैक्सीन आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, all live vaccine are contraindicated in pregnancy। जितनी भी लाइव वैक्सीन है वो सारी क्या होती है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है प्रेगनेंसी में, एक्सेप्ट येलो फीवर। अगर येलो फीवर, हालांकि पहली बात जरूरत नहीं पड़ती लेकिन फिर भी लगा रहे हैं तो ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है। येलो फीवर को छोड़कर, येलो फीवर को छोड़कर सारी जो वैक्सीन है, लाइव वैक्सीन जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, मतलब हम उनको नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, अगला, मान लीजिए अगर कोई पेशेंट जो है वो इम्यूनो सप्रेसिव उसकी थेरेपी चल रही है, मान लीजिए मैं बोलूं कि इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड जो है वो ट्रीटमेंट चल रहा है उसका, तो हम लोग उसको लाइव वैक्सीन नहीं दे सकते। मान लीजिए इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज क्या होता है, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर हो गई है तो उनको लाइव, भाई इम्यूनिटी पहले ही कमजोर हो गई और मान लो उसको लाइव वैक्सीन दे दी, पैथोजन तो निष्क्रिय है लेकिन पैथोजन है तो सही ना, तो कई बार प्रॉब्लम हो सकती है। सेकंड पॉइंट लिख देना, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट, इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज का मतलब क्या होता है, जिनकी इम्यूनिटी कंप्रेस हो गई, सप्रेस हो गई है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट, या मैं बोलूं इम्यूनो सप्रेसिव पेशेंट, जिनकी इम्यूनिटी क्या हो गई है, सप्रेस हो गई है। इम्यूनो सप्रेसिव पेशेंट, इम्यूनो सप्रेसिव, इम्यूनो सप्रेसिव पेशेंट, अगर मतलब समझ गए ना, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज क्या होता है, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर हो गई है, इम्यूनिटी क्या हो गई है, सप्रेस हो गई है, कमजोर हो गई है, ऐसे पेशेंट को हम लोग लाइव वैक्सीन नहीं लगाते हैं। लाइव वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, लाइव वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। लाइव वैक्सीन नहीं लगाएंगे भाई, पहले ही इम्यूनिटी कमजोर है और पैथोजन के घुसने से मात्र, केवल पैथोजन के जाने से जो है वो क्या हो सकता है, वो डिजीज हो सकती है, तो हम लगाते ही नहीं। ऐसे सेम एड्स का जो पेशेंट होता है, एचआईवी पॉजिटिव जो पेशेंट होता है, उसमें भी हम लोग सारी वैक्सीन नहीं लगाते हैं, लाइव वैक्सीन जो है वो नहीं लगाते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, क्योंकि तो वैसे ही उसकी इम्यूनिटी कमजोर है भाई, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, कि वैसे ही पहले इम्यूनिटी कमजोर है और आपने वैक्सीन लगा दी लाइव वैक्सीन, तो वो वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो क्योंकि वैक्सीन क्या है भाई, लाइव वैक्सीन मान लो लगा दी तो पैथोजन तो हम डाल रहे हैं ना, तो वो तो पैथोजन वैसे ही दिक्कत दे रहा है वहां तो, और आपने डाल दिया और दिक्कत हो जाएगी। तो एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट में वैसे सारी जो लाइव वैक्सीन है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, लेकिन बीसीजी, बैसिलस कालमेट गुएरिन जो है हम लोग पेशेंट को लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि जो मोस्ट, मैं बोलूं कि जो दिक्कत, सबसे ज्यादा दिक्कत होती है एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट को, वो होती है टीबी, तो हम लोगों को उसको टीबी से बचाने के लिए बीसीजी का टीका लगा देते हैं, याद रखना। क्या बोल रहा हूं हम लोग, एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट में लाइव वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, केवल बीसीजी जो है हम लोग वो दे सकते हैं। क्या लिखेंगे, थर्ड पॉइंट लिखना, इन एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट, एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट, एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट में सारी लाइव वैक्सीन क्या है, वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ऑल लाइव वैक्सीन, ऑल लाइव वैक्सीन आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड,
आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। जितनी भी लाइव वैक्सीन है वो सब क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, बट कैन गिवन बीसीजी। लेकिन बीसीजी दे सकते हैं, बट कैन गिवन बीसीजी, बीसीजी दे सकते हैं बट कैन गिवन बीसीजी। बैसिलस कालमेट ग्वेरिन, मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा इसके बारे में, टेंशन मत लीजिएगा सर बीसीजी क्या है, पूरा डिटेल से बताया जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। बैसिलस कालमेट ग्वेरिन टीवी के अगेंस्ट देते हैं, है ना, क्या होता है बीसीजी में, लिफोलाइज फॉर्म में होती है, क्या मिलाते हैं, एनएस मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो ये चीजें याद रखना है ना, हम लोग नहीं दे सकते हैं। उसके अलावा ये तो कॉन्ट्राइंडिकेशन है, लेकिन अगर मान लो पेशेंट में सिम्टम्स नहीं है तो हम लोग दे सकते हैं ना। अगर मान लो एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट है और उसमें सिम्टम नहीं है ना, तो हम लोग दे सकते हैं, लेकिन इतना नहीं पूछता आपसे, मेनली 3 चीजों के ऊपर पूछेगा, ठीक है। उसके अलावा मान लीजिए अगर पेशेंट को डायरिया है, दस्त लग रहे हैं, तो कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं होता, हम लोग दे सकते हैं, डायरिया के अंदर दे सकते हैं, क्योंकि ऐसा एक मिथ है, ऐसा एक भ्रम है, एक झूठ फैला हुआ है कि अगर पेशेंट को डायरिया है तो वैक्सीनेशन नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर पेशेंट को डायरिया हो रहा है, दस्त हो रहे हैं, तो वैक्सीनेशन उसका हो सकता है, वैक्सीन जो है हम लोग दे सकते हैं। क्लियर बात। तो यहां तक की बात है, एक बार तीनों पॉइंट को देख लीजिए, क्या क्या पॉइंट बताए कि अगर प्रेगनेंस, अगर जो है महिला प्रेग्नेंट है, लाइव वैक्सीन जो है हम लोग नहीं देंगे, किसको छोड़कर, केवल येलो फीवर को छोड़कर। अगर जो है मैं बात करूं कि अगर बात करें इम्यूनो कंप्रोमाइज पेशेंट है, मतलब जिसकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज हो गई, सप्रेस हो गई है, जैसे आप लोग देखते हैं ना कभी किडनी और ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, तो हम लोग हमारी इम्यूनिटी को चला के सप्रेस कर देते हैं, क्यों, ताकि जो ऑर्गन हम लोग ले रहे हैं वो हमारी बॉडी में इजीली क्या हो सके, ग्राफ्ट हो सके, इजीली अडेप्ट हो सके, इजीली जो है हमारी बॉडी में आ सके। तो मान लो किसी पेशेंट ने किडनी ट्रांसप्लांट करवाया अभी, और आपने उसमें वैक्सीन लगवा दी, तो दिक्कत हो जाएगी, क्यों, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी वैसे ही बहुत सप्रेस की गई है, हमने दवाइयों के द्वारा सप्रेस की है उसको, ताकि किडनी जो है किसी दूसरे ऑर्गन की ली हमने, और वो क्योंकि मैंने बता चुका हूं, जब भी कोई बाहर से पार्टिकल आता है उसको क्या समझते हैं, एंटीजन समझते हैं। हमारी बॉडी उसको क्या समझती है, एंटीजन समझ सकती है, और उसको रिजेक्ट कर सकती है, इसलिए हमारी बॉडी को हम लोग इम्यूनिटी को क्या कर देते हैं, कमजोर कर देता है, ताकि वो हमको कुछ समझ ही ना सके। तो मान लो जब उसको ही नहीं समझ रही और कोई पैथोजन आ गया तो वो डिजीज हो जाएगी, इसलिए, है ना। एक और बात बताता हूं, वैसे जो सारी डिजीज जो है वो एक साथ दे सकते हैं, डिजीज जो वैक्सीन जो है वो एक साथ 2 वैक्सीन को दिया जा सकता है ना। जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, जैसे हम लोग पेंटावेलेंट को देंगे, ओपीवी को साथ साथ में दे देंगे ना, जैसे 6 वीक पर हम लोग 2 वैक्सीन दे देंगे, 0 वीक पर क्या देंगे, हम लोग 2 वैक्सीन को एक साथ में दे सकते हैं, लेकिन 2 वैक्सीन, लेकिन एक एक्सेप्शन है, येलो फीवर और कोलेरा, इन दोनों को एक साथ में नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एक और पॉइंट लिख दीजिएगा, 2 वैक्सीन कैन गिवन टुगेदर, 2 वैक्सीन को एक साथ दे सकते हैं, है ना, कोई भी 2 वैक्सीन, जैसे मान लीजिए टाइफाइड की हो गई, बीसीजी की हो गई, ओपीवी की हो गई, एमआर, है ना, कि हम 2 वैक्सीन को साथ में दे सकते हैं, लेकिन जो है येलो फीवर और कोलेरा, इन दोनों को कभी भी एक साथ में नहीं दे सकते। लेकिन 2 वैक्सीन कैन बी गिवन टुगेदर, 2 वैक्सीन कैन बी गिवन टुगेदर, 2 वैक्सीन को एक साथ में दिया जा सकता है, कैन बी गिवन टुगेदर, बट कि भैया हम 2 वैक्सीन को एक साथ में दे सकते हैं, टुगेदर दे सकते हैं, बट येलो फीवर और कोलेरा, बट येलो फीवर एंड कोलेरा कैन नॉट गिवन टुगेदर, कैन नॉट, क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन नहीं होने देती, ये दोनों एक दूसरे का रिएक्शन को क्या कर देगी, खत्म कर देगी, इसलिए एक साथ नहीं दे सकते, दोनों एक दूसरे के रिएक्शन को खत्म कर देती है। बट येलो फीवर एंड कोलेरा कैन नॉट गिवन टुगेदर, कैन नॉट गिवन टुगेदर, एक साथ में नहीं दिया जा सकता है, किसको, येलो फीवर और कोलेरा को एक साथ में नहीं दे सकते हैं। ये बातें याद रखना, 3-4 बातें प्रेगनेंसी में सारी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, ठीक है। और अगर बात करें हम लोग, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होता है, इम्यूनो सप्रेसिव पेशेंट होता है, उसके अंदर लाइव वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट के अंदर लाइव वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, लेकिन बीसीजी दे सकते हैं, और 2 वैक्सीन को एक साथ में नहीं दे सकते, सॉरी 2 वैक्सीन को एक साथ दे सकते हैं, लेकिन येलो फीवर और कोलेरा को एक साथ में नहीं दे सकते। क्लियर बात यहां तक की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग आगे बढ़े, अगर नेक्स्ट अब लोग बात करेंगे, अब हमारे मैं बोलूं कि चार्ट है, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, उसकी बात हम लोग करते हैं।
चलिए तो स्टार्ट करते हैं नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। भैया 0 वीक पर क्या देना है, 1 वीक, 6 वीक पर, 10 वीक पर, सर पूरा से कैटेगरी बनाएंगे। तो आप लोग एक पेज को हॉरिजॉन्टली ले लीजिएगा, इस तरीके से हॉरिजॉन्टली बनाइएगा, वर्टिकली में जैसे भी आपको ठीक लगे, लेकिन साफ सुथरा बनाइएगा। और मैं आप लोगों को फिर बता रहा हूं, मैं आप लोगों को अपडेटेड जो 1 जनवरी 2023 से अपडेट किया गया शेड्यूल है वो बताऊंगा, क्योंकि आगे सीएचओ एग्जाम्स में या नोटसेट में जो भी है अपडेटेड चीज पूछी जाती है, पुरानी चीज नहीं पूछी जाती। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल अपडेटेड जो है वो बताऊंगा। मैं फिर बोल रहा हूं, आप कुछ में आप में पुराना जो है वो याद कर रखा है, बहुत सारे बच्चों ने पुराना नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल याद कर रखा है, लेकिन कुछ जगह अब अपडेशन आया है बच्चों, तो उसको देख लीजिएगा। 1 जनवरी 2023 से नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में भी अपडेट आ चुका है, तो मैं आप लोगों को बिल्कुल अपडेट वाला ही बताऊंगा। चलिए तो हेडिंग डालिएगा नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, पहले हेडिंग डाल लो एक अच्छी सी, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। नेशनल इम्यूनाइजेशन नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। और ये कब अपडेट किया गया, 1 जनवरी 2023 को। अब इसको क्या कर दिया गया, इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, कुछ अपडेट किया गया है, वो आप लोग बता देता हूं। हाँ, चेंजेस कब हुए हैं, ये सवाल भी पूछा गया है अभी रिसेंटली। मेरे को एक एग्जाम याद नहीं आ रहा नाम, पता नहीं कौन सी स्टेट का था ना, उसमें पूछा गया है कि नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को अपडेट कब किया गया है। 1 जनवरी 2023 को इसको अपडेट कर दिया गया है, याद रखिएगा। तो इंपॉर्टेंट है, 1 जनवरी 2023 को अपडेट दिया गया है। नोट डाल के लिख लेना, नोट अपडेटेड कब लॉन्च किया गया, अपडेटेड नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल ऑन 1 जनवरी 2023। अपडेटेड नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, अपडेटेड नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल कब किया गया है, 1 जनवरी 2023 में अपडेट दिया गया है बच्चों इसमें ना। और ये पूछा गया है, इसलिए मैं आप लोगों को इतना इस पर फोर्स क्यों कर रहा हूं, क्योंकि कई बच्चों ने अभी भी पुराना जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसको याद कर रखा है, लेकिन अब आप कोशिश कीजिएगा जो नया इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसको याद करने की, यहां से चीजें पूछी जाएगी, इसलिए इसको कोशिश करो कि अब से नया वाला याद कर लें आप लोग। क्लियर है बात। चलिए तो हम लोग नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की बात करेंगे, एक एक पॉइंट को बहुत डिटेल में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, आइए एक एक बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले एक टेबल बना लीजिएगा, इस तरीके की टेबल बना लीजिएगा, हेडिंग डाल लीजिएगा। एक तरफ डालना एज ग्रुप, सबसे पहले डालना एज ग्रुप, एक तरफ डालना एज, एज। सेकंड कॉलम डालना वैक्सीन, कौन सी वैक्सीन है। एक पे डालना एज, दूसरे नंबर पे डालना वैक्सीन, थर्ड पे डालना डोज, कितनी डोज देनी है हम लोगों को, डोज। फोर्थ पे डालना रूट, और 5 पे डालना साइट, कि कोई साइट है क्या, है ना, साइट। ये 5 कॉलम इस तरीके से डाल लीजिएगा। एज, वैक्सीन, एज, वैक्सीन, डोज, रूट, और लास्ट में साइट। फटाफट से बनाते चलिए, साथ के साथ में एक पूरा चार्ट बनेगा बहुत अच्छा वाला। और मैं आपको ये मतलब बता रहा हूं कि अगर आपने इसको एक बार याद कर लिया तो आप इसको कभी भी जीवन में नहीं भूलोगे, इस बात की गारंटी है। पर पर मेन शर्त क्या है, एक बार याद करना है। एक बार बना लीजिए फटाफट से, तब तक आप लोगों के लिए। चलिए देखो भाई, सबसे पहले एक एक बात करते हुए चलेंगे हम लोग। पहले नंबर पे सबसे पहले वैक्सीन लगती है एट बर्थ, सबसे पहले डाल लेना एट बर्थ,
थोड़ा सा पेन छोटा कर देता हूँ। एट बर्थ, मैं फिर कह रहा हूँ इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। एट बर्थ, जन्म के समय क्या क्या वैक्सीन लगती है। एट बर्थ, जैसे बच्चे का जन्म होगा, अब उस दिन तो नहीं लेकिन अगले दिन है ना, 24 घंटे के भीतर। एट बर्थ मतलब ऐसा नहीं कि होते ही तुरंत कि लेबर रूम से निकाल दे तुरंत आप वैक्सीन लगवाने चल गए, ऐसा नहीं, थोड़ा सा रिलैक्स होकर बच्चे को स्टेबल होने देते हैं सबसे पहले ना। तो सबसे पहले जो वैक्सीन लगती है एट बर्थ, वो लगती है आपकी ओपीवी। ओपीवी 0 डोज लगती है, मतलब पहली ओपीवी की कौन सी डोज, 0 डोज। 0 डोज बोलते हैं क्योंकि सबसे पहली लगती है, सबसे पहली होती है इसलिए, लेकिन उसको बोलते क्या है, 0 डोज बोलते हैं। तो ओपीवी की कौन सी डोज लग रही है, सबसे पहले 0 डोज लगती है। सबसे पहले कौन सी डोज लगती है, 0 डोज। ओपीवी क्या है, ओरल पोलियो वैक्सीन, मतलब 2 बूंद जो है जिंदगी की, मतलब 2 बूंद डाल देते हैं। कितनी डोज दे रहे हैं, 2 ड्रॉप। और कहां दे रहे हैं, क्या रूट है, माउथ, ओरल। किस रूट से दे रहे हैं, ओरल। किस रूट से दे रहे हैं, ओरल दे रहे हैं। क्लियर बात। अब देखो, पहली तो ये बात हो गई। अब आती है बीसीजी की। बीसीजी की फर्स्ट डोज, बीसीजी की डोज लगेगी पहली, है ना। बीसीजी, बैसिलस कालमेट ग्वेरिन, बीसीजी। बीसीजी की अगर बात करूं मैं डोज की, तो पहले अगर बात करूं मैं 0.05 ml। अगर बच्चे के जन्म होते ही 30 दिन से भीतर, मतलब जैसे आज बच्चे का जन्म हुआ है, जैसे मान लीजिए आज कुछ भी 1 जनवरी है, तो अगर 30 जनवरी तक, 1 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक आपने बीसीजी का टीका लगवा रहे हो, तो डोज कितनी लगेगी, 0.05 ml। कितना, 0.05 ml। कब, फॉर 30 डेज, फॉर 30 डेज, 30 दिनों तक के लिए तो ये डोज लगेगी। पर मान लीजिए किसी कारणवश अगर 30 दिनों तक नहीं लगवा पाए, तो फिर डोज कितनी लगेगी, फिर 0.1 ml, 0.1 ml जो है वो डोज लगेगी। डोज बढ़ा देते हैं, डोज बढ़ गई, देख लो, आफ्टर 30 डेज। अगर मैं फिर कह रहा हूं, अगर 30 दिनों तक लगवानी है, अगर विद इन 30 डेज लगवा रहे हैं, 30 दिन के भीतर लगवा रहे हैं, तो डोज कितनी लगेगी, 0.05 ml। लेकिन अगर 30 दिन के बाद में लगवा रहे हैं, तो डोज कितनी लगेगी, 0.1 ml। क्लियर है बात। अच्छा, अगली बात करूं अगर मैं, तो इसका रूट क्या होता है, इसका रूट होता है आईडी। इसका रूट क्या होता है, आईडी, इंट्राडर्मल रूट होता है। रूट क्या होगा इसका, आईडी रूट होता है, इंट्राडर्मल रूट होता है। और इंट्राडर्मल में भी लेफ्ट हैंड में, कौन से हाथ में लगाते हैं, लेफ्ट हैंड जो होता है आपका, उसमें अपर रीजन में, अपर आर्म जो है डेल्टोइड रीजन में यहां लगाया जाता है। कहां लगाते हैं, यहां लगाते हैं। स्कार बनता है, आपने देखा होगा इसमें स्कार बनता है। आपको बताऊंगा, बीसीजी का टीका लगाते हैं उसमें स्कार बनता है। आपने देखा होगा, आपने कि कभी आप माता पिता के कंधे पर देखना, एक अलग ही आपको दाग, एक स्कार दिख जाएगा, तो वो इसी का निशान है, लेफ्ट हैंड पर। तो कहां लगाते हैं इसको, इसको लगाते हैं हम लोग लेफ्ट अपर आर्म में लगाते हैं, डेल्टोइड रीजन में। लेफ्ट अपर आर्म साइट, अगर आपसे कोई पूछे कहां लगाते हैं, तो लेफ्ट अपर आर्म, लेफ्ट अपर आर्म, और कौन से रीजन में लगाते हैं, डेल्टोइड रीजन में, डेल्टोइड रीजन में लगाते हैं इसको। मैं फिर कह रहा हूं, यहां पर सवाल आ सकते हैं। पहला सवाल क्या, ओपीवी के बारे में ज्यादा नहीं पूछते, सबको पता है 0 डोज होती है ओपीवी की, जो कब लगती है, 2 ड्रॉप मुंह में डाला, खत्म किया। बीसीजी के बारे में इंपॉर्टेंट है, अगर पहले 30 दिन में लगा रहे हैं, 30 दिन में लगा रहे हैं, देखो बच्चों को सिर्फ ये याद रहता है, मोस्ट 99% जो स्टूडेंट है, तैयारी करने वाले बच्चे हैं, वो केवल इसको याद करते हैं, 0.05 ml को। मैं आपको एक अपडेट चीज बता रहा हूं, अब क्योंकि नया, मैं फिर बोल रहा हूं, अपडेटेड शेड्यूल बता रहा हूं। 0.05 ml अगर लगवा रहे हैं, तो केवल अगर 30 दिनों के भीतर लगवाया तो 0.05 ml, अगर 30 दिन के बाद में लगवाया तो डोज डबल हो जाएगी, 0.1 ml लगवानी पड़ेगी। क्या रूट रहेगा, आईडी, इंट्राडर्मल रूट रहेगा। और कहां, लेफ्ट अपर आर्म, जो आपका लेफ्ट अपर आर्म है, ये यहां पर डेल्टोइड रीजन जो है, ये त्रिकोण जो रीजन है, यहां पर लगाया जाता है, अपर आर्म में डेल्टोइड रीजन पर लगाते हैं। क्लियर बात। तो पहली वैक्सीन कौन सी थी, ओपीवी वैक्सीन। दूसरी वैक्सीन कौन सी है, बीसीजी वैक्सीन। तीसरी वैक्सीन की बात करूंगा, थर्ड वैक्सीन। देखो, पहली लग गई ओपीवी, दूसरी लग गई आपकी बीसीजी, और बच्चे के जन्म के समय आप तीसरी वैक्सीन लगेगी हेपेटाइटिस बी। थर्ड वैक्सीन कौन सी लगेगी, हेपेटाइटिस बी लगेगी। थर्ड कौन सी लगेगी, हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया जाएगा बच्चे के जन्म के समय। ठीक है, अब ये कितना लगेगा, इसकी डोज होगी 0.5 ml। 0.5 ml, कितनी डोज लगेगी, 0.5 ml। डोज याद रखना, कितनी डोज है, 0.5 ml। क्या रूट रहेगा इसका, इंट्रामस्कुलर, आईएम रूट रहेगा, इंट्रामस्कुलर। और देखो कहां लगाते हैं, जो एंटीरियो लेटरल एक्सपेक्ट ऑफ थाई,
थाई के ऊपर, बच्चे की जो थाई है उसको इस तरीके से ऊपर करेंगे थोड़ी सी, और एंटीरियो लेटरल मतलब थोड़ा सा साइड में, आगे की, एंटीरियो मतलब आगे की तरफ, और लेटरल मतलब थोड़ा सा साइड में भैया, मतलब जैसे ये बच्चे की जो जांग है, थाई है, उसको पकड़ा और थोड़ा सा साइड में किया, एंटीरियो आगे की तरफ में, लेटरल साइड में क्या कर देंगे, एंटीरियो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई में जो है वो इसको लगाया जाता है। कौन सी मसल में, वेस्टस लेटरलिस मसल के अंदर। साइट याद रख लेना, कहां पर, एंटीरियो लेटरल, एंटीरियो लेटरल, कहां पर लगाएंगे इसको, एंटीरियो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई, एंटीरियो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई, मतलब जांग के ऊपर, बच्चे की कहां, बच्चे की यहां जांग के ऊपर, जो एंटीरियो मतलब आगे की तरफ, पीछे नहीं मत लगा देना कहीं पैर ऊपर करके पीछे लगा दो, नहीं, आगे की तरफ, लेटरल मतलब थोड़ा सा किनारे में, साइड की तरफ, एस्पेक्ट ऑफ थाई, और किस मसल के अंदर लगाना है, आपका वेस्टस लेटरलिस मसल के अंदर। याद रखना, मसल का नाम याद रख लेना, कौन सी मसल है, वेस्टस लेटरलिस, वेस्टस लेटरलिस मसल के अंदर ये लगाते हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट है, देखो बर्थ के समय तीन चीजें, तीन वैक्सीन लगाते हैं, ओपीवी लगाते हैं, पहली ओपीवी ये रहा, बीसीजी और हेपेटाइटिस बी। याद रखना, ओपीवी कितनी डोज, 2 डोज, बीसीजी कितना, अगर 30 दिन के भीतर लगाया है तो कितना, 0.05 ml, आईडी रूट से लेफ्ट अपर आर्म डेल्टोइड रीजन में। मैं फिर कह रहा हूं ये पूछा जाता है, साइट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हेपेटाइटिस बी का टीका लगाएंगे, जो कहां लगाएंगे, कितना, 0.05 ml आईएम रूट से लगाएंगे, और एंटीरियो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई, और किस मसल में, वेस्टस लेटरलिस मसल। भाई इंट्रामस्कुलर है, नाम से समझना, आईएम मतलब इंट्रामस्कुलर, और कहां लगाएंगे वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उम्मीद है ये पहली बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो यहां पर मैं एक बार मार्क कर देता हूं कि अलग अलग है, आप लोगों को डिफाइन रहेगा, ताकि है ना कोई गलती आप ना कर सको। क्लियर है बात। चलिए, तो पहला, बर्थ के समय 3 वैक्सीन लगाएंगे, पहली ओपीवी, फिर बीसीजी और फिर हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस के बाद में बर्थ के समय बस काम खत्म हो गया, 3 वैक्सीन लगेगी, बच्चा रोएगा, रोते रोते अब उसको घर भेज देना है, जाओ बच्चे। ठीक है, 6 वीक पर, अब बच्चा कितना हो गया, 6 वीक। 6 वीक का मतलब कितना, बच्चा 1.5 महीने का हो गया है। 6 वीक पर बच्चे के क्या क्या लगाएंगे, देखो। नेक्स्ट अगला, एज में क्या लिखूंगा, 6 वीक, सॉरी, एज में क्या लिखूंगा, 6 वीक। बच्चा कितने का हो गया, अब बच्चा हो गया अब 6 वीक का। 6 वीक का मतलब कितना बच्चा, 1.5 महीने का बच्चा हो गया, 1.5 मंथ का अब बच्चा जो है हो चुका है। ठीक है, वैक्सीन कौन सी लगाएंगे, ओपीवी की लगाएंगे। अब पहले और जो आपका मैं बोलूं कि ओरल पोलियो वैक्सीन है, ओपीवी क्या है, ओरल पोलियो वैक्सीन, उसकी फर्स्ट डोज लगाएंगे। तो सर वो तो कौन सी थी, वो 0 डोज थी, वो 0 डोज थी। बीसीजी की वापस कभी लगती नहीं, तो बीसीजी की वही एक फाइनल डोज होती है। बीसीजी की कभी वापस डोज नहीं लगेगी तो बीसीजी की वही है। हेपेटाइटिस की कभी नहीं लगेगी तो हेपेटाइटिस की वही फाइनल है। लेकिन ओपीवी की पहली डोज अब लगेगी, ओपीवी की फर्स्ट डोज लगेगी अब। कितनी होती है, 2 ड्रॉप। कितनी लगाएंगे, 2 ड्रॉप। हाँ, और रूट क्या रहेगा, ओरल रूट रहेगा। कहानी खत्म, ओपीवी की कहानी खत्म। चलो खत्म। सेकंड, दूसरी दूसरी देखो कौन सी लगेगी, आरवीवी, रोटा वायरस वैक्सीन। सेकंड लगेगी आरवीवी। आरवीवी की भी कौन सी लगेगी, फर्स्ट डोज। आरवीवी क्या है, रोटा वायरस वैक्सीन। हालांकि मैं इन वैक्सीन के बारे में मैं बार बार क्यों चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा हूं, मैं अलग से बताऊंगा, लेकिन फिर भी लिखना है रोटा वायरस वैक्सीन तो लिख सकते हैं। आरवीवी की कितनी ड्रॉप होती है, 5 ड्रॉप। आरवीवी की कितनी ड्रॉप लगाएंगे, 5 ड्रॉप लगाएंगे। और किस रूट से लगाएंगे, वही सेम ओरल रूट होगा, मुंह में डाल देंगे 5 ड्रॉप, डम डम ऐसे करते करते 5 ड्रॉप जो है बच्चे के मुंह में डाल दिया जाएगा। चलो भैया, दूसरी वैक्सीन लगा दी बच्चे के, अब भी बच्चा रो रहा है। अभी तो हमने केवल उसके मुंह में कुछ वैक्सीन डाली है, लेकिन अब हम खतरनाक वैक्सीन उसको देंगे, जिसका नाम है आपका पहला पेंटावेलेंट वैक्सीन। थर्ड वैक्सीन डालना, कौन सी वैक्सीन है, थर्ड पेंटावेलेंट वैक्सीन। पेंटावेलेंट वैक्सीन, और ये इसका भी कौन सा डोज है, फर्स्ट डोज। पेंटावेलेंट वैक्सीन मतलब 5 वैक्सीन मिलाकर, 5 वैक्सीन को मिलाकर, जिसमें डिप्थीरिया, परट्यूसिस, टिटनेस और आपका हिमोफिलस और हेपेटाइटिस,
या मैं बोलूं कि हीमोफिलस और हेपेटाइटिस की कुछ फॉर्म्स मिलाकर जो है वो एक 5 फॉर्म वैक्सीन को मिलाकर एक पेंटावेलेंट, हालांकि बताऊंगा मैं, फिर बोल रहा हूं बाद में इसके बारे में फिर से बताऊंगा, लेकिन 5 को मिलाकर जो है वो एक वैक्सीन बना दी है जिसका नाम है पेंटावेलेंट। 5 वैक्सीन इसमें इंक्लूड है जिसके अंदर डीपीटी डिप्थीरिया परट्यूसिस टिटनेस हीमोफिलस और आपका हेपेटाइटिस, 5 को मिलाकर। कितनी ड्रॉप होती है, कितना डोज लगाएंगे, 0.5 ml लगाएंगे। कितना लगाएंगे, 0.5 ml लगाएंगे। कहां लगाएंगे, आईएम रूट पे लगाएंगे। और साइट कौन सी होगी, वही मेरा बच्चे वही होगी आपका एंटीरियो, मैं बोलूं कि एंटीरियो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई मसल का नाम क्या होगा, वेस्टस लेटरलिस मसल। आप बोलोगे सर अभी तो लगाया था वहां पे, बेटा वो 6 वीक पहले लगाया था, जन्म के समय लगाया था, अभी नहीं लगाया। चलो तो कहां लगाएंगे, एंटीरियो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई, और मसल का नाम क्या है, वेस्टस लेटरलिस मसल, वेस्टस लेटरलिस मसल। ठीक है, याद रखिएगा। चलो भैया 3 वैक्सीन लगा दी, अब बच्चा रोने लग गया है बुरी तरह, क्यों, क्योंकि अब उसके दर्द हुआ है। ठीक है, चलो अब जब दर्द हो रहा है तो थोड़ा सा और दर्द दिया जाए। अगली वैक्सीन है FIPV, इसका नाम है फ्रिक्शनल डोज ऑफ इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस। अगली वैक्सीन है FIPV, और इसकी भी कौन सी डोज है बेटा, फर्स्ट डोज है। फुल फॉर्म क्या है, फ्रिक्शनल डोज ऑफ इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस, ऑफ इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस। फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म पूछ सकता है FIPV की। अरे इसकी तो पता है ना, ओरल पोलियो वैक्सीन, कहीं यही गलती कर जाओ, ओरल पोलियो वैक्सीन, है ना। तो देखो FIPV की फुल फॉर्म क्या है, फ्रिक्शनल डोज ऑफ इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस। कितनी डोज देते हैं, 0.1 ml। कितनी डोज देते हैं, 0.1 ml। कहां देंगे, राइट, मैं बोलूं कि ID इंट्राडर्मल देंगे। अब आपको पता होना चाहिए BCG लेफ्ट आर्म में दिया था, ये कहां देंगे, राइट आर्म में दे देंगे, राइट आर्म, राइट अपर आर्म, वही डेल्टोइड रीजन, राइट अपर आर्म डेल्टोइड रीजन में हम लोग इसको देंगे। क्लियर है बात। चलिए 4 वैक्सीन दे दी, अब एक और वैक्सीन देंगे साहब। बच्चा तो सर बहुत रोएगा, बिल्कुल रोएगा बच्चा, 1.5 महीने का बच्चे पर काफी वैक्सीन देते हैं हम लोग। 5वीं वैक्सीन न्यूमोकोकल वैक्सीन। 5वीं वैक्सीन कौन सी है, PCV, जिसको बोलते हैं न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। 5वीं वैक्सीन है PCV। फर्स्ट डोज देंगे भाई, पहली डोज ही दे रहे हैं, ये सारी तो हम पहली बार दे रहे हैं ना। OPV तो वो पहली बार दी थी, 0 डोज बोल दिया था, होते ही दिया था 0 डोज, लेकिन अभी पहली डोज है ना। न्यूमोकोकल, नाम लिख देना, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। और ये भी कितनी देते हैं बच्चे, ये हम लोग देंगे 0.5 ml, 0.5 ml। रूट कौन सा होगा, IM रूट होगा, और वही सेम एंटीरियो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई मसल का नाम क्या होगा, वेस्टस लेटरलिस। सर आप बोलोगे सर अभी तो वहां लगा दिया, बच्चे के दर्द नहीं हो गया, अरे बेटा दूसरी वाली थाई में लगाएंगे, इस बार अपोजिट थाई में लगाएंगे। कहां पर, वही सेम एंटीरियो लेटरल एस्पेक्ट, एंटीरियो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई मसल का नाम बार बार क्यों नहीं लिख रहा हूं मैं ना, एंटीरियो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई, वेस्टस लेटरलिस मसल। क्लियर है बात, यहां तक की बात क्लियर है क्या। अभी तक हमने क्या बोला, OPV की फर्स्ट डोज, RVV की फर्स्ट डोज, पेंटावेलेंट, FIPV और PCV, 5 डोज जो है बच्चे के, जो है मैं बोलूं कि फर्स्ट वीक पर, या बच्चे के जो है 6 वीक पर, 1.5 महीने पर ये 5 जो है लगाई जाएगी। क्लियर है बात। चलिए आगे बात करते हैं, ये हम लोग कब लगा रहे हैं, ये हम लोग बच्चे के 6 वीक पर लगा रहे हैं। अब बच्चे की फिर लगाएंगे कब, नेक्स्ट अगली वैक्सीन लगाएंगे 10 वीक पर।
10 वीक मतलब समझ गए ना भाई, एक एक महीने में 4 वीक होता है, समझो एक महीने में 4 वीक होता है, 4 और 2 6 मतलब आधा, भाई एक महीने में 4, एक महीना और 2 वीक और मतलब 1.5 महीना। अब अगली कब लगाएंगे, 10 महीने पर, 10 वीक पर। 10 वीक मतलब समझना कि एक महीने में 4 वीक, तो 4 और 4 8 मतलब 2 महीना, और 2 और है तो मतलब 2.5 महीने पर। तो ये कब लगाई, 1.5 महीने पर। अगली वैक्सीन कब लगेगी, 2.5 महीने पर, मतलब 10 वीक पर। चलिए 10 वीक पर लगा देते हैं। तो अगली वैक्सीन कब लगाएंगे, 10 वीक पर। और 10 वीक का मतलब मंथ कौन सा हो गया, 2.5 मंथ। बच्चा जब 2.5 महीने का हो जाएगा तब हम लोग लगाएंगे। देखो आपको ये शेड्यूल याद होना चाहिए, क्योंकि आपके आगे काम आने वाला है ये। आप अगर सीएचओ बन गए तो भी आपके काम आएगा, और वैसे भी काम आना चाहिए। नॉलेज इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कॉलेज टाइम पे आप इतना ध्यान नहीं देते हो इसके ऊपर कि यार ठीक है बाद में देखेंगे। अब आपको ध्यान देना चाहिए भैया। चलो यहां पर 3 चीजें देंगे, देखो क्या क्या देंगे। यहां पर देंगे ओपीवी, ओपीवी सेकंड, सेम वही है, डोज कितना, 2 ड्रॉप। रूट कौन सा है, ओरल रूट। अब बार बार की में रूट और ये लिखवाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए। सेकंड डोज कौन सी देंगे, आरवीवी, आरवीवी सेकंड, रोटा वायरस वैक्सीन सेकंड। कितनी ड्रॉप, 5 ड्रॉप देंगे। और क्या रूट रहेगा, ओरल रूट रहेगा। तीसरी वैक्सीन कौन सी रहेगी, पेंटावेलेंट, पेंटा लिखूंगा केवल, पेंटावेलेंट सेकंड वैक्सीन, सेकंड डोज। भाई फर्स्ट तो लगा दी ना 6 वीक पर, अब सेकंड लगाओगे, कितना लगाओगे, 0.5 ml। रूट कौन सा रहेगा, आईएम रूट पर रहेगा। और कहां लगाओगे, वही वेस्टस लेटरलिस मसल पर, एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ थाई, वेस्टस लेटरलिस मसल पर लगाएंगे, वेस्टस लेटरलिस मसल पर लगा देंगे। ये लो भैया 10 वीक का काम खत्म, 10 वीक का खत्म। बस 10 वीक पे 3 लगाएंगे, फटाफट से बच्चे को भेज देंगे, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे बच्चे को। ठीक है भैया, ये 10 वीक की कहानी खत्म हुई। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट। हाँ भाई, तो अब हमारा अगला काम क्या होगा, देखो हमने बर्थ पे दे दी, हमने 6 वीक पर दे दी, हमने 10 वीक पर दे दी। अब कब देंगे, अगली 14 वीक पर। भाई 1.5 महीने पर दी, 2.5 महीने पर दी, अब कब दोगे, 3.5 महीने पर। तो चलो आओ, 3.5 महीने पर बच्चे को बुला लेना फिर से। क्या बोलेंगे भैया, 3.5 महीने पर आ जाना फिर से। देखो मैंने कहा था ना, इसको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा आप लोगों को, पूरा डिटेल में बता रहा हूँ भैया आप लोगों को ना, ऐसा नहीं मिलेगा आपको, फिर कह रहा हूँ मैं। चलिए तो आपने 10 वीक पर दे दी, अब कब दोगे, 14 वीक पर, 14th वीक पर। 14th वीक मतलब क्या हो गया आपका, 3.5 महीने पर दे देना बट, अब 3.5 महीने, 3.5 मंथ पर आप लोग जो है वैक्सीन देंगे। कौन कौन सी देंगे, देखो जरा इधर देखो। आपने ओपीवी सेकंड दी है, आरवीवी सेकंड दी है, पेंटावेलेंट सेकंड दी है। अब इन तीनों की थर्ड थर्ड डोज दे दो। देखो कुछ भी नहीं, सीधा बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्या देखो, आपको ओपीवी, ओपीवी की थर्ड डोज दे दो, ड्रॉप लिख दिया, 2 ड्रॉप। अब बार बार की में यार ये ड्रॉप मत लिखवाओगा ना, ये तुमको अब पता होना चाहिए, तब बार बार की मत लिखवाइए मेरे से प्लीज। ओपीवी हो गया सेकंड, अब आरवीवी समझ में आ गया क्या, आरवीवी थर्ड। क्या लिखेंगे बेटा, वही सेम, 5 ड्रॉप। कितना लिखेंगे, 5 ड्रॉप। और क्या रूट क्या रहेगा, ओरल रूट। अगली कौन सी रहेगी बेटा, पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट कौन सी बेटा, थर्ड। कितना, 0.5 ml। मसल बोलो, वेस्टस लेटरलिस मसल, वेस्टस, सॉरी रूट, पहले वो तो लिखा ही नहीं, रूट तो लिखो, आईएम रूट से देंगे। और मसल कौन सा रहेगा, वेस्टस लेटरलिस मसल। ठीक है बेटा। अगली देखो, अब इधर देखो, आपने जो 6 वीक पर अगर बात करूं मैं 10 वीक पर, तो आपने 3 ही दी थी, लेकिन 6 वीक पर आपने 5 दी थी, मतलब एफआईपीवी की सेकंड डोज नहीं लगी अभी तक, और पीसीवी की सेकंड डोज नहीं लगी है, तो लगा दो। देखो एफआईपीवी की सेकंड डोज लगा दो, एफआईपीवी की सेकंड डोज लगा दो। कितनी लगाई थी बेटा, 0.1 ml लगाया था ना, 0.1 ml। कहां पर लगाया था, राइट हैंड में, याद होना चाहिए कहां लगाया था। एफआईपीवी की सेकंड डोज कहां लगाई थी, आईडी, कहां लगाएंगे, आईडी, सॉरी कहां लगाएंगे, आईडी। और कहां लगाएंगे, राइट अपर हैंड, राइट अपर हैंड में लगाएंगे बेटा, वही डेल्टोइड रीजन, राइट अपर हैंड। और रीजन याद रखना कौन सा, वही डेल्टोइड रीजन, अब लिखवाने की आवश्यकता नहीं है। अगला कौन सा लगाएंगे बेटा, पीसीवी सेकंड, पीसीवी सेकंड, पीसीवी सेकंड कितनी लगाएंगे बेटा, 0.5 ml। कितना लगाएंगे,
0.5 ml और 0.5 ml कहां लगाएंगे? IM लगाएंगे बेटा। कौन सी मसल पर? वेस्टस लेटरलिस मसल पर, वेस्टस लेटरलिस मसल पर लगाएंगे। चलो कहानी खत्म हुआ, ये भी कहानी खत्म हमारी भैया। ये लो 14 वीक पर लगा दी बहुत सारी। सबसे पहले OPV लगा दी, RVV लगा दी, हाँ पेंटावेलेंट लगा दी, देखो और क्या लगा दी, और FIPV लगा दी, और लास्ट में कौन सी लगा दी? लास्ट में आपने न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन भी लगा दी। 14 वीक मतलब 3.5 महीने की कहानी खत्म हुई। बच्चा 3.5 महीने का हो गया, तो अब कब बुलाओगे? 4.5 महीने पर? नहीं, अब 4.5 पे नहीं बुलाना है, अब बुलाना है 9 महीने से और 12 महीने के बीच में। कब बुलाना है उसको? 9 मंथ टू 12 मंथ पर। देखो आओ, अगला डोज कब लगेगा? 9 मंथ टू 12 मंथ, 9 महीने से लेकर 9 मंथ टू 12 मंथ की, 9 महीने से 12 महीने के बीच में आना। अब वीक लिखना है तो वीक लिख दो यार। वीक में कौन सी आई? 9 चौक 36। अगर देखो वीक में बहुत सारे बोलेंगे सर वीक नहीं लिखवाया आपने। 9 चौक 36 और 12 चौक 48, मतलब 46, 36 टू 48 वीक। अब कई बार कंफ्यूजन कर देता है एग्जामिनर कि 48 वीक में कौन सी जो है वो वैक्सीन लगेगी। अब बच्चा वहां दिक्कत देता है यार, 48 वीक तो सने लिखवाई नहीं थी। अरे तो कुछ भी नहीं है यार, एक वीक, एक मंथ में 4 वीक होते हैं, लगा लो निकाल लो, क्या दिक्कत है? ठीक है चलो आओ भैया। अब देखो मैंने अपडेटेड बताया था, पहले हम बोलते थे MMR, मीजल्स मम्स रूबेला, आजकल हम लोग बोलने लग गए इसको MR। तो पहली वैक्सीन लगेगी जो 9 से 12 मंथ पर है MR सेकंड। मीजल्स मम्स रूबेला जो है उसको बोलते हैं आजकल क्या? मीजल्स रूबेला। केवल क्या बोला जाता है आजकल? मीजल्स रूबेला बोलते हैं। मोस्ट प्रोबेबली क्या बोलते हैं? मीजल्स रूबेला। क्या बोलते हैं इसको? मीजल्स रूबेला। MR फर्स्ट डोज लगेगी और कितना लगेगा? 0.5 ml। कितना लगेगा? 0.5 ml लगेगा। SC लगाएंगे, सब क्यूटेनियस, सब क्यूटेनियस जो आपके स्किन के नीचे सब क्यूटेनियस लगाएंगे। और कहां लगाएंगे? राइट अपर आर्म में लगाएंगे, राइट अपर आर्म में जो है वो लगाएंगे। तो सर आप बोलोगे सर राइट अपर आर्म में तो FIPV लगाया था हमने। अरे तो बेटा वो तो 3 महीने पे लगाया था, बच्चा 9 महीने का हो गया, अब तो बड़ा हो गया बच्चा, है ना? तो SC लगाएंगे इस बार अब हम। चलिए दूसरी डोज कौन सी दोगे बेटा? देखो भैया अब हम लोग एक देंगे FIPV की, अभी थर्ड डोज नहीं लगी है तो FIPV की थर्ड डोज लगाओ। FIPV की थर्ड डोज, FIPV की थर्ड डोज कितना लगाओगे? 0.1 ml। कौन सा? ID। और कहां लगाओगे? अरे कहां लगाओगे FIPV? एक हाथ में मान लो आपने ये लगा दिया, दूसरे हाथ में लगा दो यार। वही राइट अपर आर्म में लगाओगे। वही सेम भैया, वो ऐसे लगाया था, अंदर की तरफ लगाना ना, राइट अपर आर्म में ही लगाना है। डेल्टोइड रीजन में ना, डेल्टोइड रीजन याद रख लेना इसमें, डेल्टोइड रीजन। और कौन सी लगाओगे? बताओ कौन सी रह रही है अभी? थर्ड एक और रह रही है, न्यूमोकोकल। PCV थर्ड नहीं लगी अभी तक। चलो तो न्यूमोकोकल की थर्ड नहीं होती, न्यूमोकोकल की बूस्टर डोज होती है। थर्ड नहीं बोलते, बूस्टर, मतलब सबसे बड़ी फाइनल डोज क्या हो जाएगी? बूस्टर। तो न्यूमोकोकल बूस्टर लगा दो भैया, PCV बूस्टर, PCV की बूस्टर डोज लगा दो। PCV की बूस्टर डोज कितना होता है PCV? वही सेम यार, 0.5 ml IM और वही वेस्टस लेटरलिस मसल। अब क्या लगाएं सर? अगली वैक्सीन देखो MR लगा दी, अब लगती है एक JE, एंसिफिलाइटिस, जैपनीज एंसिफिलाइटिस। याद रखना मोस्ट कॉमन जो इन्फेक्शन होता है ना ब्रेन का, वो कौन सा होता है? जैपनीज एंसिफिलाइटिस होता है। हाँ तो अगली वैक्सीन कौन सी होती है? JE। फोर्थ है जैपनीज एंसिफिलाइटिस, जैपनीज, जैपनीज NAES, जैपनीज एंसिफिलाइटिस। जैपनीज एंसिफिलाइटिस कौन सी डोज लगेगी? फर्स्ट डोज लगेगी भैया। MR की फर्स्ट लग रही थी, जैपनीज एंसिफिलाइटिस भी पहली बार लग रही है। कितनी लगेगी? 0.5 ml SC, लेकिन लेफ्ट आर्म पे लगाएंगे। 0.5 ml सेम रूट रहेगा SC, और कहां लगाएंगे? लेकिन इस बार लेफ्ट आर्म पे लगा देंगे। देखो जो शेड्यूल बनाया उन्होंने पूरा दिमाग लगा के बनाया। आप ऐसे मत समझना कि सर बेचारे के हाथ ही हाथ पर लगा रहे हैं, लेफ्ट अपर आर्म पर लगाया इस बार, है ना? तो ये 4 डोज कब लगा देंगे? ये 4 डोज जो है वो 9 महीने पर लगा देंगे। पहली कौन सी? आपकी MR,
दूसरी कौन सी, FIPV थर्ड डोज, उसके बाद कौन सी, न्यूमोकोकल बूस्टर डोज, न्यूमोकोकल बूस्टर डोज, और फिर कौन सी आपकी जैपनीज एनसीफिलाइटिस। चलो जी, काम हो गया। अब कौन सा लगेगा, अब लगेगा भैया 16 से 24 महीने पर। अब बच्चे को कब बुलाएंगे, नेक्स्ट हम लोग बुलाएंगे 16 से 24 महीने पर। देखो नेक्स्ट हम लोग बुलाएंगे उसको 16 से 24 महीने पर, 16 से 24 मंथ। वीक लगा लेना, आवा ना, 16 चौक कर लेना, 16 4 मल्टीप्लाई 4 कर लेना, वीक आ जाएगा, 24 मल्टीप्लाई 4 कर लेना, वीक आ जाएगा ना। अब इतना डिटेल में है ना मत जाइएगा। चलो अब क्या क्या लगाएंगे, अब देखो ओपीवी खत्म करेंगे। एक तो ओपीवी बूस्टर, ओपीवी बूस्टर, ओपीवी बूस्टर का मतलब क्या हो गया, वही 2 ड्रॉप 2 ड्रॉप। हाँ, रूट क्या रह गया, ओरल, साइट कुछ है ही नहीं, खत्म। चलो एमआर की सेकंड लगा दो, जेई की सेकंड लगा दो, ये लो एमआर सेकंड। कहां लगाया था, कितनी लगाई थी, 0.5 ml। कहां लगाया था, एससी लगाया था। और राइट अपर आर्म, राइट अपर आर्म। और क्या लगा देंगे, जेई सेकंड लगा दो, जैपनीज एनसेफेलाइटिस सेकंड, जेई सेकंड लगा दो बेटा। कितना, 0.5 ml। क्या लगाएंगे, वही सेम एससी, लेकिन कहां पर लगाएंगे, लेफ्ट अपर आर्म में लगा देंगे। बहुत सारे बच्चों को अब ऐसा लग रहा होगा यार इतना याद कैसे करेंगे, पर मैं ये कह रहा हूं अगर आपने इसको 1-2 बार प्रिपेयर कर लिया ना, एक बार जो मैंने लिखा है वो, और एक बार खुद लेके बैठ जाना, गारंटी से कह रहा हूं मुश्किल से 10-15 मिनट में याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलोगे। चलिए, और अगली कौन सी लगाएंगे, अब देखो डीपीटी बूस्टर लगाते हैं अब, क्योंकि पेंटावेलेंट नहीं लगाते हैं ना, पेंटावेलेंट नहीं लगाएंगे था कि अगला पेंटावेलेंट का 4th या बूस्टर नहीं। अब यहां पर लगाएंगे डीपीटी। डीपीटी केवल डिप्थीरिया, परट्यूसिस और टिटनेस, क्योंकि अब इसमें से हेपेटाइटिस और हीमोफिलस जो है उसको हटा देंगे। क्या लगाएंगे अब, केवल डीपीटी बूस्टर। मैं फिर कह रहा हूं, जिन बच्चों ने नया शेड्यूल नहीं पढ़ा है कृपया अब इसको लिख लीजिएगा। पुराना अगर किसी ने पढ़ रखा है बहुत अच्छी बात है, याद भी होगा, लेकिन कुछ अपडेट कर लेना, क्योंकि अब नया इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आ गया है। डीपीटी बूस्टर, इसमें क्या कर देते हैं हम लोग, हेपेटाइटिस और जो HIV है, HIV क्या, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी जो है उसको हटा देते हैं, हटा दिया, रिमूव कर दिया, हटा दिया, है ना। और अब रूट क्या रहेगा, रूट तो वही रहेगा पेंटावेलेंट वाला, 0.5 ml IM रूट देंगे। अरे वही रहेगा, रूट तो थोड़ी ना बदलेगा, वही रहेगा रूट तो, 0.5 ml IM और वेस्टस लेटरलिस मसल पर, वेस्टस लेटरलिस मसल। खत्म कहानी, बिल्कुल खत्म कहानी सर। देखो ये लगा दिया हमने 16 से, और कब, 24 मंथ पर लगा दिया टीका। MR सेकंड लगा दिया, उसके बाद में जेई सेकंड लगा दिया, और उसके बाद में डीपीटी बूस्टर लगा दिया। क्लियर है बात, ये सब हमने लगा दिए किसके, ये सब हमने लगा दिए बच्चे के। आगे देखो, अब बच्चा जब 5 साल का हो जाएगा, 5 से 6 साल का हो जाएगा, तब उसके लगाएंगे डीपीटी बूस्टर सेकंड। ये डीपीटी बूस्टर फर्स्ट था, ये डीपीटी बूस्टर फर्स्ट था, डीपीटी बूस्टर फर्स्ट था। अब बच्चा जब 5 से 6 साल का हो जाएगा, 5 to 6 ईयर का हो जाएगा, तो हम उसके कौन सा लगाएंगे, डीपीटी बूस्टर सेकंड, डीपीटी बूस्टर सेकंड लगा देंगे। और वही सेम रहेगा, सब कुछ बदलेगा, कुछ भी नहीं, 0.5 ml, रूट क्या रहेगा, IM, और वही आपका वेस्टस लेटरलिस मसल, वेस्टस लेटरलिस मसल। क्लियर है बात, क्लियर है बात यहां तक की। अच्छा, अब बच्चा जब 10 साल का हो जाएगा, यही लिखा रहा हूं ना, नेक्स्ट इसी में लिखा रहा हूं, जब बच्चा 10 साल का हो जाएगा तो फिर लगाएंगे। देखो नया अपडेट में, ये तो पुराने वाले में नहीं थी, 2-3 चीजें नहीं थी, है ना। देखो बच्चा जब 10 ईयर्स का हो जाएगा, तो अब 10 ईयर्स में बच्चे की एक टीका लगने लग गया आजकल, मैं बोलूं उसको TD फर्स्ट। TD क्या है, टिटनेस डिप्थीरिया फर्स्ट। क्या लगाते हैं, TD फर्स्ट। TD क्या है, टिटनेस डिप्थीरिया फर्स्ट लगाएंगे। जो कितना लगाएंगे, 0.5 ml IM, और वही सेम मसल रहेगा, 0.5 ml IM, और वही वेस्टस लेटरलिस मसल पर। अब जरूरी नहीं कि हर बार जांग पे लगा रहे हो आप, पीछे बटक्स में भी लगाते हैं ना, ठीक है। IM और वही वेस्टस लेटरलिस मसल, वेस्टस लेटरलिस मसल,
ठीक है साहब, सर अब तो पीछे छोड़ो बच्चे का। नहीं बेटा, अभी जब बच्चा 16 साल का हो जाएगा तब भी टीका लगाएंगे उसके वापस से। जब बच्चा 16 साल का हो जाएगा, देखो कितना भैया शेड्यूल कितना बढ़ा दिया है ना। पहले आप केवल 9 मंथ तक याद रखते थे, आजकल बढ़ा दिया है पूरा। बच्चा जब 16 साल का हो जाएगा, 16 ईयर का जब हो जाएगा, तब फिर देंगे कौन सा, टीडी सेकंड। टिटनेस जो डिप्थीरिया है वो सेकंड डोज देंगे, सेम देंगे 0.5 ml। रूट क्या रहेगा, आईएम रूट रहेगा, और मसल कौन सी रहेगी, वही सेम वेस्टस लेटरलिस मसल, वेस्टस लेटरलिस मसल। क्लियर है बात? यहां तक की बात हुई बच्चे के अंदर खत्म। अब देखो प्रेग्नेंट लेडीज की बात करेंगे। प्रेग्नेंट लेडीज की बात करेंगे, जो प्रेग्नेंट महिला है उसमें अंदर क्या लगाते हैं, उसके अंदर भी टीडी लगाने लग गए आजकल। टिटनेस और डिप्थीरिया पहली डोज कब लगेगी, रजिस्ट्रेशन के समय। सेकंड डोज कब लगेगी, 4 to 6 वीक बाद में। देखो प्रेग्नेंट जो फीमेल है, प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर क्या होगा, जो फर्स्ट डोज लगती है टीडी, वैक्सीन का नाम क्या है, टीडी, टिटनेस डिप्थीरिया, और इसकी फर्स्ट डोज लगेगी कब, एट रजिस्ट्रेशन। एट रजिस्ट्रेशन, जब वो पहली बार रजिस्ट्रेशन कराने जाएगी, एट रजिस्ट्रेशन डोज सेम रहेगी 0.5 ml। कितना रहेगा, 0.5 ml आईएम लगेगा, लेकिन कहां पर, अब उसके वेस्टस लेटरिस पे नहीं लगेगा, अपर आर्म में लगेगा। कहां लगेगा, अपर आर्म में, डेल्टोइड रीजन में लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रूट रहेगा आईएम, लेकिन आप वेस्टस लेटरिस मत कर देना, यहां पर लगेगा अपर आर्म, अपर आर्म डेल्टोइड रीजन में लगेगा। बताऊंगा कल, एक इमेज डाल के लाऊंगा जिसमें आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको एक इमेज दिखाऊंगा जहां पर डेल्टोइड रीजन कौन सा होता है वो बताया जाएगा, वेस्टस लेटरलिस मसल कौन सी होती है वो बताऊंगा। टीडी सेकंड कब लगेगा, देखो टीडी सेकंड लगेगा 4 to 6 वीक आफ्टर फर्स्ट। जो फर्स्ट लगा है उसके 4 to 6 वीक बाद में, 4 to 6 वीक आफ्टर फर्स्ट डोज, पहली के बाद में फर्स्ट डोज आफ्टर फर्स्ट। सेम रहेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, 0.5 ml आईएम और अपर आर्म में लगाएंगे। अगर मान लीजिए एक प्रेगनेंसी महिला, एक महिला की डिलीवरी हुई है अभी, है ना, एक बच्चा है उसके, और दूसरा बच्चा जो है वो 3 साल से कम पहले ही हो गया, मतलब 3 साल का गैप नहीं है, तो फिर एक डायरेक्ट टीडी, फिर 2 नहीं लगाएंगे, फिर डायरेक्ट टीडी बूस्टर लगाते हैं उस महिला में। अगर देयर इज ए गैप लेस देन 3 years, 3 साल से कम का गैप है 2 बच्चों के बीच में, तो फिर क्या लगाते हैं, टीडी बूस्टर। इफ गैप लेस देन 3 year बिटवीन 2 चाइल्ड, कि अगर दूसरा बच्चा है और वो 3 साल से पहले ही हो गया, मतलब पहला बच्चा मान लो 2016 में हुआ और दूसरा बच्चा जो है 2018 में आ गया, या मैं बोलूं 2017 में आ गया, तो भैया 3 साल से कम गैप हुआ या नहीं हुआ, तो अब वहां पर उसको दोनों टीडी नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, केवल टीडी बूस्टर। टू देन डायरेक्ट क्या लगेगा, टीडी बूस्टर लगेगा, देन क्या लगेगा, टीडी बूस्टर, और सब कुछ सेम रहेगा, वही आईएम लगेगा 0.5 ml, और वही सेम सब चीजें लगेगी, आईएम 0. रूट और अपर आर्म में लगेगा। तो ये हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है। मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि आप इसको एक बार बनाएं और आप इसको एक बार याद करें। 0 वीक पर क्या लगा था, 10 वीक पर क्या लगा था, 14 वीक पर क्या लगा, उसके बाद 9 मंथ पर क्या लगा, उसके बाद सब पूरा जो शेड्यूल बताया है उसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, और कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। देखो शेड्यूल बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है, आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कैसा आपको लगा, समझ में आया नहीं आया। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट पार्ट में, और कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा वर्ल्ड एड्स डे कब मनाते हैं, वर्ल्ड एड्स डे जो है वो कब मनाया जाता है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।